नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज का जो वीडियो है, जो एपिसोड है या जो शो है, वो आपको ये समझने में मदद करेगा कि इस देश में किस तरह से 2024 के लिए एजेंडा सेट करने का काम चल रहा है और जिस इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को हम बहुत हल्के से ले रहे हैं, वो कितनी तेजी से और चुपचाप हिंदुस्तान में एक अंडर करंट की सवारी कर रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का दिमाग भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, लेकिन ये जो टेक्निकल एपिसोड है, इसमें वो लोग जो भारत के राजनीतिक अर्थशास्त्र या कहें कि विश्व के राजनीतिक अर्थशास्त्र, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजी के अध्येता हैं या उसको समझते हैं, उनके लिए इसे समझना बहुत आसान होगा कि किस तरह से धोबी पछाड़ की तैयारी में इंडिया गठबंधन जुटा हुआ है। अभी तक का हमारा जितना भी विश्लेषण आ रहा है, वो इस पर आधारित है कि फला जगह इतनी सीटें आ सकती हैं, उतनी जगह ये सीटें आ सकती हैं, ये जैसे एजेंडा चल जाएगा, वो एजेंडा चल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये इधर आ गया, वो वहाँ चला गया। लेकिन चुनाव सिर्फ इससे तय नहीं होते हैं और इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। सारी बातें सही हैं, ईवीएम को एक तरफ रख के ये विश्लेषण है। ईवीएम का जो भी फैक्टर अगर होता है तो वो 2-4-5% होगा, वो होगा, उसको एक तरफ रख के सबसे पहले आज की खबर की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो रोचक है। उस खबर पे बातचीत करनी भी ज़रूरी है क्योंकि आई है, लेकिन वो इस वीडियो से उसका संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, सबसे बड़ी चीज़ इस चुनाव में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टाइल को उसके विपक्षियों ने या विरोधियों ने पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल क्या है? देश के बड़े भारी पत्रकार हैं, उनका अपनी पत्नी से तलाक का मुकदमा चल रहा था, उन्होंने दूसरी शादी की हुई है। तो वो क्या करते थे, अपनी पत्नी को उकसावे की कार्रवाइयाँ किया करते थे। उस वक़्त ये हिडन कैमरे वगैरह नहीं होते थे, तो बड़े वाले टीवी के कैमरे वो लगा देते थे और उसकी जो पत्नी की प्रतिक्रिया आती थी उसको रिकॉर्ड करते थे और उसके आधार पर वो जो उनका मुकदमा चल रहा था 30 हज़ारी कोर्ट में, उसमें वो एविडेंस पेश करते थे। बड़े सम्मानित पत्रकार हैं कि देखिए इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, और उसके आधार पर वो मुकदमा जीतने की कोशिश करते थे। बड़ी भद्र महिला थी उनकी पत्नी, बहुत उन्होंने सताया। पुरानी बातें हो गई हैं, अब ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये बात है 90 के दशक की शुरुआत की या 80 के दशक के अंत की। खैर, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल है उसको इस देश के मुसलमान भी समझ गए हैं और इस देश के विपक्षी दल भी समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चिकोटी काटती है और जब आप रिएक्ट करते हैं तो उसको पॉलिटिसाइज करती है। CAA लेकर आ गई भारतीय जनता पार्टी। अब CAA जो कानून है, उसमें जो तकनीकी चीज़ें सिर्फ इतनी है कि आपने एक नियम बनाया जिसमें आप भारत में बाहर से आने वाले पीड़ितों को नागरिकता देंगे या सहायता देंगे, लेकिन उस कानून में आपने धार्मिक रूप से भेदभाव कर दिया, जो संविधान भारत का नहीं कहता है। भारत में नागरिकता सभी धर्मों के लोगों को दी जा सकती है, लेकिन इसमें कहा गया कि हम मुसलमानों को छोड़ के सबको देंगे। इस बात का ऐतराज़ था, ये तकनीकी ऐतराज़ था और ये इस ऐतराज़ का बहुत विरोध हुआ। उस समय बौद्धिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, आ गए सड़क पे। लेकिन इस बार CAA जब आया है तो लोग इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उनको पता है कोई बात नहीं, मोदी को जाने दो, इस तरह के करेक्शन तो कानून में कभी भी हो जाएंगे अमेंडमेंट के तौर पे। तो इसी तरह से ये अलग अलग विषय पे आप देखते होंगे टॉस करते हैं चीज़ों को, फिर लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं और जब लोग उस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको पॉलिटिकल इश्यू बना देते हैं। यानी इनके जो इश्यू हैं उनको बड़ा करने का काम उनकी आलोचना करने वाले करते हैं। इसी तरह से कभी ये मंदिर को मुद्दा बना देते हैं, कभी ये दूसरी चीज़ों को मुद्दा बना देते हैं। ज्ञानवापी में जाएंगे, ज़बरदस्ती कुछ हरकतें करेंगे, लोग उसका विरोध करेंगे।
तो फिर कह दिया जाएगा देखिए ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के लिए ये है, और वो बहुत सारे जो 50 साल से आरएसएस आधे झूठे आधे सच्चे नैरेटिव्स बेच रही है वो इस बीच में आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ है कि सबसे बड़ा रणनीतिक बदलाव ये आया है सभी पार्टियों में कि अब इनके जाल में फंसेंगे ही नहीं। ये जो चुग्गा डालें, दाना डालें, चीजें फेंकें, हम नहीं आएंगे उसमें। तो ये इनका जो सीए वाला पैतरा है उसका भविष्य में आपको अभी से बता रहा हूं क्या होने वाला है। हाँ, कुछ राज्य से हैं जैसे असम है जहां पर बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, या बंगाल है, उन जगहों पर यह मसला मुद्दा बनने की कोशिश होगी। अब इस पे कितना क्या होता है एक आगे आने की बात है। क्रोनोलॉजी वाला डायलॉग भी बोला था अमित शाह ने, वो भी इसमें मायने रखता है। ये एक विषयांतर था। अब आते हैं टॉपिक पे। क्या कहता है अर्थशास्त्र? एक जर्नल है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रकाशित करता है, कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ रिलीजियस इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसका वॉल्यूम 14 इशू 3 नवंबर 2021 में प्रकाशित हुआ है, और इसमें ये बात अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि दुनिया में जब गरीब और गरीब होता है और अमीर होता है तो उसका प्रभाव राजनीतिक परिस्थितियों पर क्या होता है। यानी जो समाज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो रिजीम है, जो सरकार है, सत्ताधारी लोग हैं, उनके ऊपर इस विषमता, अमीर के और अमीर होने, गरीब के और गरीब होने का बहुत गहरा असर पड़ता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी रिसर्च है, इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं कही गई है, बहुत कोई नई बात नहीं कही गई है, और ये बातें आम हैं। और दुनिया के ज़्यादातर फिलॉसफर्स, जितने भी फिलॉसफर्स हैं, वो इस बात को मानते हैं कि समाज में जितना ज़्यादा असमानता होगी उतना ज़्यादा उसका राजनीतिक प्रभाव होगा। कार्ल मार्क्स की पूरी फिलॉसफी ही इस पे आधारित है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कि किस तरह से गरीब आदमी और गरीब और अमीर आदमी और अमीर होता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब गरीब आदमी का संसाधन ही नहीं होते हैं तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बनता है कि वो बचता है कि वो निज़ाम को बदल दे। ये मार्क्स की थ्योरी नहीं, ये सभी की थ्योरी है। और इसीलिए दुनिया भर में जितनी भी सत्ताएं हैं, जितनी भी सरकारें हैं, वो कुछ ना कुछ गरीब कल्याण के काम चलाती रहती हैं। भारत में जब पूंजीवाद को घुसाया गया, या भारत में जब पूंजीवाद आया, तो उसके साथ ही भारत में इस तरह के वेलफेयर के मैकेनिज्म भी आए कि आदमी जब दुखी होगा, परेशान होगा, क्योंकि हम ला रहे हैं पूंजीवाद, पूंजीवाद में अमीर और अमीर होगा, और सरकारों की सारी नीतियां अमीरों का मुंह भर देने वाली होंगी, उनकी तिजोरियां भरने वाली होंगी, तो गरीब आदमी डिप्राइव होगा। किसी को खाना नहीं मिलेगा, किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी, किसी को पोषण नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इन लोगों को शांत रखने के लिए एक मैकेनिज्म पूंजीवाद ने डिवाइस किया। वो मैकेनिज्म था एनजीओज के जरिए समाज सेवा का मैकेनिज्म। जब तक भारत में पूंजीवाद नहीं आया था, ऐसी एनजीओज की बाढ़ नहीं आई थी जो पूंजीवादी देशों से जिनको पैसा भेजा जाता था, और इसी बात के लिए भेजा जाता था कि जो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी परेशानी को, दुख को कम करो। तो ये एक सिस्टम होता है। तो ये जो विषमता जैसे जैसे बढ़ती है, अभी हमने एक उदाहरण देखा कि झारखंड से खबर आ रही है कि जड़ें कड़वी कड़वी खोद कर आदिवासी खाकर अपना पेट भर रहे हैं। विदेशी लोग इस चीज़ को ट्वीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश में अंबानी की शाही शादी हो रही है जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह हम अपने सामने विषमता का एक उदाहरण देख रहे हैं। तो अगर आप इसी से जुड़ी हुई बात पे जाएं तो संयुक्त राष्ट्र की भी एक रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि किस तरह से भारत दुनिया में जैसे जैसे गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉलिटिकल टर्मोइल आ रहा है, राजनीतिक तूफान आ रहा है, और राजनीति में बदलाव हो रहा है। यानी जो सरकारें हैं ना, वो सरकारें जैसे जैसे गरीब आदमी को और गरीब बनाने के दिशा में काम करती हैं, पूंजीपति और बिजनेस बढ़ाने के नाम पे कि ये अडानी को इतनी सब्सिडी दे देंगे तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये होगा, इस सब के नाम पे,
और वो उनका घर तिजोरी भरती जाती हैं तो लोगों के बीच में असंतोष आता है। ये स्थापित सत्य है। हिंदुस्तान में जो नागरिक प्रशासन पढ़ते हैं लोग, बहुत सारे लोग जो पहले IAS IPS बाकी जगहों पर रहे हैं, वो भी आपके चैनल परिवार का हिस्सा हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी इस चैनल परिवार का हिस्सा हैं। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इस चैनल परिवार का हिस्सा हैं। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भी इस चैनल परिवार का हिस्सा हैं। समय समय पर उन सब से संपर्क होता रहता है। तो जो लोग इन सब फील्ड्स में हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्पैरिटी बढ़नी नहीं देना चाहिए। डिस्पैरिटी बढ़ती है तो अपराध भी बढ़ते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप किसी भी जाति धर्म के लोगों का बहिष्कार मत करिए, क्योंकि वो गरीबी में आएंगे, परेशानी में आएंगे तो वो भी आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा। इंदिरा गांधी का मुझे एक कोट याद आ रहा है। कोट क्या आ रहा है कि सरकार की नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि लोग ज़्यादा गरीब ना हो जाए, वरना ये हमारे लिए ही खतरा है। आज की परिस्थितियां क्या हैं, आज हमारे देश के हालात क्या हैं, अब इसको आप समझें कि हम गरीबी के किस मुहाने पर पहुंच गए हैं। इस पर काम करने वाली दुनिया की बहुत सारी संस्थाएं हैं और ऑक्सफैम जो है वो बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और उसका डेटा समय समय पर अपडेट होता रहता है। और अभी हाल में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आई थी जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और वो रिपोर्ट बताती है कि इस देश में किस तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ी है और किस तरह से गरीब आदमी लगातार अपनी एक एक दिन की रोटी के लिए तड़फ रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी जानकारियां निकाली गई और इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन इस देश की दशा आसानी से कह देती है। और वो हेडलाइन कह रही है कि भारत में 5% लोग 60% से ज़्यादा इस देश की दौलत अपने पास रखते हैं। सिर्फ 5% लोगों के पास इस देश की 60% से ज़्यादा दौलत है। यानी 95% लोगों के पास सिर्फ 40% इस देश की संपत्ति संपदा है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो इस देश के जितने भी नागरिक थे, भारत पे सबका समान बराबर बराबर हक था। इस बीच में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बहुत सारे अंबानी खड़े हो गए, बहुत सारे अडानी खड़े हो गए और बहुत सारे लोग खड़े होते चले गए और आम आदमी का पैसा हाथ से जाने चला गया। आज वो आम आदमी खैरात पे जी रहा है। ऑक्सफैम के आंकड़े पे आने से पहले ये बात कहने का मेरा मन कर रहा है कि इस देश में गरीब आदमी को खाने को मिल रहा है, ये बताने के लिए सरकार फैक्ट्रियों में चावल बना रही है। मैंने आपको फोर्टिफाइड राइस पर पूरा एपिसोड बना के बताया था कि वो क्या होते हैं। किनकी वाला चावल, ऐसा चावल वैसा चावल लेकर उसको पीस कर उसके अंदर विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां मिलाकर, या गोलियां नहीं मिलाते हैं, वो उनका जो बल्क आता है जिससे गोलियां बनती हैं उसको मिलाकर दोबारा से फैक्ट्रियों में चावल बनाया जाता है और वो चावल लोगों को बांटा जा रहा है। जब वो फोर्टिफाइड राइस लोगों तक पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ आयरन, कैल्शियम वगैरह मिला हुआ है। तो जब आप इस देश का डेटा जारी करते हैं गरीबी का, तो कहते हैं कि भाई लोगों को उनकी डाइट में आयरन मिल रहा है जी, लोगों को उनकी डाइट में कैल्शियम मिल रहा है जी, खा वो चावल ही रहे हैं उबाल के, और एक संदेश चला गया कि इस देश के लोगों को खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है, इस देश के लोगों को खाने के लिए अच्छा खाना मिल रहा है। तो कुपोषण के जो आंकड़े आएंगे उसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आएगी, उसमें कुछ विटामिन्स की भी डेफिशिएंसी नहीं आएगी, और वो चावल इस देश के लोगों को खैरात के तौर पर बांटा जा रहा है। इस तरह से सरकार गरीबों के नाम पर इस दुनिया में आंकड़े दुरुस्त करने की कोशिश करती है और गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। अब मैं ऑक्सफैम के आंकड़े आपसे डिस्कस करूं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जो ऑक्सफैम के आंकड़े वो कहते हैं कि भारत में, जैसा मैंने आपको बताया, 5% भारतीय 60% वेल्थ अपने पास रखते हैं और 50% भारतीय के पास 3% ही संपत्ति है इस देश की। यानी आप अगर 60% संपत्ति जो है वो फिर 5% लोगों के पास में है, और अगर आप 50% लोगों को देखो तो उनके पास देश की सिर्फ 3% संपत्ति है। यानी देश में ये जो वेल्थ का
इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, संपत्ति का असमान बंटवारा। इसके अलावा जो वेल्थ क्रिएशन है, संपत्ति हिंदुस्तान में बन रही है, वो 2012 से 21 के बीच का ये आंकड़ा है। और वो जो नई संपत्ति इस देश में बनी या बनाई गई, वो संपत्ति टॉप 1% लोग के पास गई और नीचे के बॉटम के 3% लोगों के पास 50% संपत्ति गई। इसको ऐसे समझें कि जो नई संपत्ति इस देश में पैदा हुई वो टॉप के 1% लोगों के पास ही चली गई और जो सबसे नीचे के 50% जो लोग हैं उनके पास केवल 3% संपत्ति आई। लगातार बिलियनर बढ़ रहे हैं, यानी इस देश में सिस्टम ऐसा है कि अमीर अमीर बनते जाओ, गरीब को रोटी भी नहीं मिलेगी। तो भारत में जो 102 बिलियनर थे 2020 में, 2022 आते आते 166 हो गए। ये भी एक यानी अरबपति, ये भी ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। भारत के जो टॉप 100 लोग हैं उनकी वेल्थ, उनकी संपदा करीब 55 लाख करोड़ रुपए है और ये इतनी संपत्ति है जिससे वो भारत सरकार का बजट 18 महीने से ज़्यादा समय तक फंड कर सकते हैं, यानी देश चलाया जा सकता है 18 महीने से ज़्यादा। इतनी संपत्ति इस देश के 1% लोगों पर है, 100 लोगों पर है, टॉप के 1% भी नहीं, कुल 100 लोग। और मैं आपको एक और बता दूं, जब प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आता है भारत में, तो ये जो 100 लोगों की इनकम है ना, ये सब लोगों की इनकम में मिला दी जाती है, तो आपको लगता है कि भाई देश के लोगों की रोजाना की आय 60 रुपए। अरे भैया, जब ये पैसा वहां से हटा लोगे तो उनकी आय 60 रुपए नहीं है, 60 पैसे है। इस तरह की सच्चाइयां इस मुल्क की हैं। मैं अभी आ रहा हूं और इसको संदर्भ को मत भूलिएगा कि इससे पॉलिटिकल टर्मोइल कैसे आता है। टॉप 10 जो भारत के अमीर लोग हैं उनकी आय 335 अरब डॉलर है, जो कि 32% बढ़ चुकी है 2021 से 22 के बीच में। 32%, यानी अमीरों की, जो भारत के टॉप के 10 लोग हैं उनकी आमदनी 32.8 है, 33 ही मान के चलिए, 33% बढ़ चुकी है। इस देश में कैसे अमीरों के पास पैसा जा रहा है, इसका इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। इनकम शेयर, भारत में जो नेशनल इनकम आती है, जब हम बात करते हैं ना प्रति व्यक्ति आय, तो भारत का जो बॉटम है, यानी नीचे से जो 50% लोग हैं उनकी 13% ही नेशनल इनकम है और जो वेल्थ है, मैंने आपको बताया, 3% से कम है। गरीबी भारत में 228 मिलियन, यानी 22 अरब से ज़्यादा, 23 अरब के आसपास दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब बसते हैं भारत में। चीन की आबादी हमसे ज़्यादा होती थी, अभी हम थोड़ा आगे निकल गए हैं, वहाँ गरीबी है ही नहीं। वो गरीबी का पूर्णतः उन्मूलन कर चुके हैं, हमारे बाद आज़ाद हुए थे। इसके साथ साथ आप टैक्सेशन पॉलिसीज़ की बात करें तो भारत में सरकार ने जो अमीर कॉरपोरेट हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, बिरला हैं, टाटा हैं, इनका टैक्स कम किया है और उनको जो कॉरपोरेट टैक्स कट किया है उससे देश की सरकार के खजाने को 1,84,000 करोड़ रुपए, 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी सरकार ने गरीबों, अमीरों को टैक्स माफ कर दिया 1,84,000 करोड़ का, ऐसे मान लीजिए। सिर्फ कॉरपोरेट टैक्स की बात हो रही है, अभी जीएसटी दूसरा आंकड़ा नहीं है। भारत में गांव में महंगाई की दर ज्यादा, शहरों में महंगाई की दर कम है। गांव में 7.56% है और शहरों में 7.27% ही है। अब अगर आप टैक्स बर्डन पर आएंगे तो भारत के नीचे के 50% लोग, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनकी दौलत 3% है कुल, वो 50% लोग इस देश का
आधा यानी 50% लोग जो हैं वो 6 गुना टैक्स देते हैं ऊपर के 10% के मुकाबले। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए समझना कि भारत के जो नीचे से आधे 50% लोग हैं वो ऊपर वालों से 6 गुना इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। ऊपर के जो टॉप 10 हैं उनसे 6 गुना नीचे के 50% लोग दे रहे हैं टैक्स। अरबपतियों से ज़्यादा टैक्स इस देश का गरीब दे रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो खोद के कड़वी वाली जड़ें खा रहा है। जीएसटी रेवेन्यू 64.3% जीएसटी का पैसा आता है नीचे के 50% लोगों से, गरीब लोगों से। टैक्स कौन दे रहा है? गरीब दे रहा है। और मिडिल 40% लोगों से 1/3 आता है, और टॉप के 10% लोग जिनका मैंने जिक्र किया, जिनके पास करीब करीब सारी दौलत है इस देश की, वो सिर्फ 10% पैसा देते हैं जीएसटी में जो रेवेन्यू है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। अब तक की स्थितियों में आपने ये समझा कि गरीब किस तरह से गरीब हो रहा है, अमीर किस तरह से अमीर हो रहा है। आपने ये भी समझा कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे विषमता असर डालती है। अब हम 24 के एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण सुनिए। राहुल गांधी जिस यात्रा पर जा रहे हैं उसमें जाकर नौजवानों से क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं कि जो बॉटम है, जो नीचे के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनको क्या मिला। वो बात करते हैं नौकरी मिली क्या। वो बात करते हैं कि आपको सेना में नौकरी मिली क्या। और याद रखिए, सेना में जो लोग भर्ती होके जाते हैं अग्निवीर बनने के लिए, वो सारे उसी तबके से हैं। गांव के गरीब के बच्चे। वो आपसे पूछते हैं कि भाई एक बात बताइए, इतने सालों में आपकी जाति के लोगों को, आदिवासियों को सही रिप्रेजेंटेशन मिला क्या? तो जो पूरी रणनीति है कांग्रेस की, उसमें जीएसटी वाली बात भी होती है कि जीएसटी आप तो कम देते हो, वो ज़्यादा देते हैं। तो जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस है, ये इस डिस्पैरिटी के इकोनॉमिक फार्मूले को एड्रेस कर रही है। वो गरीब आदमी के बारे में बात कर रही है। वो जानती है कि सरकार कहती है हम उज्ज्वला योजना लाए हैं, सिलेंडर थोड़ा सा गरीब को सस्ता दे रहे हैं। पहले सस्ता सिलेंडर नहीं दे रहे थे, बल्कि सिलेंडर सस्ता दे रहे थे, चूल्हा फ्री में दे रहे थे, और बाद में चूल्हे का पैसा महंगा सिलेंडर देके उसमें काट लिया जाता था। फिर बाद में सरकार को जब ज़्यादा बहुत आलोचना हुई, निंदा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया हम सब्सिडी कर देते हैं। लेकिन उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता होने के बावजूद इतना महंगा है कि अब आप आंखें खोल के अगर अपने समाज को देखते हो, शहरों में, महानगर दिल्ली जैसे शहर में भी बहुत सारे गरीब लोग गाहे बगाहे लकड़ियाँ झाड़ झंकड़ सर पर उठाकर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। जब आप हाईवे पर यात्रा करेंगे और गाँव से गुजरेंगे तो आपको कुछ लोग लकड़ियाँ उठाकर ढोकर ले जाते हुए मिल जाएंगे। इसी तरह से जो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो रही है, ये 80 करोड़ लोग उस राशन को ले तो रहे हैं, लेकिन राशन की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो आपके आसपास के लोग होंगे, आपके घर पे काम करने वाली जो भी आपके घरेलू सहयोगी आते होंगे, या जो लोग भी होंगे जो इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे उस चावल को हम खाते नहीं हैं, उस गेहूं को हम खाते नहीं हैं, वहाँ से जो भी चीज़ें मिल रही है वो उसको हम खाते नहीं हैं, क्योंकि वो खाने लायक नहीं। तो ये जो एक सेगमेंट है, गरीब सेगमेंट, आप अगर अपराध की रिपोर्ट उठा के देखें, हालांकि अपराध एनसीआरबी का डाटा देख लें, उसको बहुत ज़्यादा ये लोग पुलिस के लेवल पे मैनिपुलेट करते हैं। एफआईआर लिखने को ही तैयार नहीं है, चाहे जो कुछ हो जाए। पुलिस वाला आपको सारी कहानियाँ सुना देगा, एफआईआर नहीं लिखेगा। आपको वादा कर देगा मैं 3 दिन में आपकी चीज़ ढूंढ दूंगा, चोर पकड़ दूंगा, सब कर देगा, लेकिन एफआईआर नहीं लिखेगा। एफआईआर के लिए को घुमाते ही रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता रिकॉर्ड में आए। और ऐसा वो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सरकार नहीं चाहती है। ऊपर तक सब चाहते हैं कि हमारे क्राइम हुआ ही नहीं।
तो उसके बावजूद जो पैटी क्राइम है, छोटे मोटे क्राइम है, अक्सर आप देखते होंगे आसपास के लोग किसी की चेन खींच के ले गया, किसी का मोबाइल छीन के ले गया, किसी का पर्स खींच के ले गया, रिक्शे पे महिला जा रही थी पर्स खींच लिया। अब पुलिस थोड़ा एनकाउंटर करके अपने लिए भी इनाम ले लेती है, इलाके में भी थोड़ा खौफ फैलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपराध इससे कम नहीं होता। आर्थिक परिस्थितियों से अपराध कम होता है, ये वो लोग जानते हैं, सारे आईपीएस जानते हैं इस बात को। तो साहब, आर्थिक विषमता हर तरफ दिखाई दे रही है और ये जो परिस्थिति है यही कांग्रेस का इलेक्शन का एजेंडा है, यही इन लोगों का एजेंडा है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा लेकर चल रही है, वो चाहे सीए की बात हो, राम मंदिर की बात हो, दूसरी बातें हों, वो जानती है कि अगर मैं कोर इश्यू पे जाऊंगी, आर्थिक मसलों पे बात करूंगी, तो सामने से सवाल पूछ लिए जाएंगे, इसका उत्तर देना मुश्किल होगा। तो वो उधर जाने ही नहीं चाहते हैं, वो इमोशनल मसलों पे जाना चाहते हैं। वो दलितों को सही प्रतिनिधित्व मिले, अधिकार मिले, उसकी बात नहीं करेंगे। वो दलित के पांव धुलेंगे, दलित को एक को टिकट दे देंगे, आदिवासी को वनवासी कहेंगे और कहेंगे ये जंगल में रहने वाला आदमी है, ये पहले से रहने वाला भारत का नहीं, भारत का मूल निवासी नहीं है ये। और क्या करेंगे, उसमें से एक को उठा के राष्ट्रपति बना देंगे, दलित को राष्ट्रपति बना देंगे, मंत्री पद दे देंगे, इक्का दुक्का ऐसे आदमी को टिकट दे देंगे जो सिर्फ आपका हुक्म बजाए। लेकिन जहां बात आएगी समान प्रतिनिधित्व की, वहां पर ये बात भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां बात करने से पोल खुलने का खतरा है। मैं आपको कई वीडियो में कहता रहता हूं कि जब अपने वोट का फैसला करें, इस पे ना करें क्या हो रहा है, इस पे करें कि आपके जो आर्थिक मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए आर्थिक मुद्दे, आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार का आंकड़ा तो मैंने अभी आपके साथ साझा ही नहीं किया है। मानव विकास सूचकांक, ये भी सीधे गरीब अमीर के अंतर से जुड़ा हुआ है। भारत 132वें स्थान पे 189 में से। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 129वें नंबर पे दुनिया में, वो भी तब जब ये अमीर 10% लोगों की आय उसमें मिला दी जाए। महंगाई की दर मैं आपको बता ही चुका हूं, और भारत में रोजगार को, ये जो गिग अर्थव्यवस्था है, इसने कुछ हद तक बचा के रखा। ये जो जोमेटो स्विगी से आप सामान मंगाते हैं, इसमें जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार जोड़ने के कारण रोजगार के मामले में इस देश की नाक बची हुई है, लेकिन वो स्थायी रोजगार नहीं है। उसको करने वाले लोगों को भी कल का नहीं पता कि उनका काम कैसे चलेगा। इसी तरह से जो 6% थी 2017-18 में भारत में रोजगार की दर, 2022-23 में 3.2% हो गई है। इस सारी चीज़ों को देखें तो एक तस्वीर बड़ी अलग दिखाई देती है। आप अगर रोजगार की ही हालत लेंगे तो आप ये बात समझ लीजिए कि बेरोजगार का मतलब वो नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। बेरोजगार का मतलब ये है कि जो आदमी इस साल काम मांगने नहीं गया, उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। अगर आप थक हार कर बैठ गए, आपने साल भर नौकरी ढूंढी और आपको नहीं मिली, तो आप घर में बैठ गए, तो आपको बेरोजगार में नहीं गिनेगी सरकार। ये जान लीजिएगा। ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि जो आदमी बेरोजगार हो, रोजगार चाहता हो और रोजगार ढूंढ रहा हो, वही बेरोजगार है। बहरहाल बहुत सारे आंकड़े हैं इसमें, उनमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आपके पास में जो इस चुनाव में चॉइस आने वाली है, वो चॉइस बड़ा क्लियर कट दो तरह की है। एक तरफ इमोशनल मुद्दे हैं, मंदिर, भगवान, ये सब। दूसरा ठोस आर्थिक मुद्दे हैं। और ये बात आप चूज करें ना करें, मैं चूज करूं ना करूं, लेकिन ये मुद्दे चुनाव को तय करते हैं। इसीलिए जो इंडिया गठबंधन है, उसने अपनी जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति को वो चुपचाप एक अंडर करंट के तौर पर लागू कर रहे हैं। वो आर्थिक मुद्दों को गरीब आदमी तक पहुंचा रहे हैं। उस आदमी तक पहुंचा रहे हैं जिसके पास में वेल्थ ही नहीं। जो टॉप के 10% वालों को हटा दीजिए, आप अपने पास रखिए, उसमें हम और आप भी हैं सब। बाकी लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ ये हो रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हारी जात ये है, लेकिन इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा अन्याय होता रहा है, सर पे चप्पल उठा के चलना पड़ता था। अब तुमको अधिकार मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम पता करेंगे कि तुम्हारे लोग कितने हैं, तुम्हारी जाति के कितने लोग हैं। इसीलिए ये लोग बहुत सीधे सीधे एक पेनिट्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो मूर्खता दिखाई देती है ऊपर के उसमें कि मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया, वो मार दिया, और राहुल गांधी तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो मूर्खता नहीं है, वो एक अलग तरह की रणनीति है जो ग्रास रूट में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसका असर दिख रहा है, वो काम वो कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी वहाँ शहर में जाके, उनके गांव में जाके उनसे मिलके जो बात करता है, उस बात का मतलब कुछ और होता है। दिल्ली में बैठकर ट्वीट का मतलब कुछ और होता है। वहाँ जाकर आप देश को समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो ये जो रणनीति है इस वक्त, वो रणनीति विपक्ष की रणनीति है। आर्थिक परिस्थितियाँ इस समय विपक्ष की रणनीति को मजबूती देने वाली हैं। देश का जो हाल है वो हाल उनकी राजनीति को पुष्ट करता है। जो अभी तक का शास्त्र है, जो अभी तक का समझ है, विज्ञान है, चाहे उसको आप राजनीतिक शास्त्र कहें, चाहे आप उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहें, चाहे उसको सोशलॉजी कहें, और या फिलॉसफी में भी जो फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें मिला लें। बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हुए हैं, उन सब चीज़ों को अगर आप मिला लें तो ये जो रणनीति है विपक्ष की वो बिल्कुल डिफरेंट और एडवांस लेवल पे है। और अब इस चुनाव में ये पता चलेगा कि उनकी ये रणनीति काम करती है कि नहीं करती है। लेकिन फिलहाल दोनों अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दे पे, सॉफ्ट हिंदुत्व पे वो भिड़ ही नहीं रहे हैं, वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। कि उनको पता है कि ये आपको पोक करेंगे, आपको छेड़ेंगे, और जब आप रिएक्ट करोगे तो आपकी फिल्म बना लेंगे और कोर्ट में पेश कर देंगे। इसलिए अब ये सीए भी लेके आए हैं। आप देखिएगा हिंदुस्तान का मुसलमान और जो बाकी हिंदुस्तान के जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, सीए तो बाद में वापस हो जाएगा। अब भी तू ये बता खाना क्यों नहीं मिल रहा है, तू ये बता नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, तू ये बता मैं गरीब क्यों होता गया, तू ये बता कि इस किसान की लागत फसल की क्यों बढ़ती जा रही है और उसकी आमदनी उस अनुपात में क्यों नहीं बढ़ रही है। बस इस पे नजर रख। ये रणनीति है। इस रणनीति में जितना ज़्यादा कामयाब होते जाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों के बीच जाएंगे, उतनी सफलता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।